गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया था। ए 319 से 500 ईस्वी तक, बी 319 से 324 ईस्वी तक, सी 325 से 375 ईस्वी तक, या डी 566 से 597 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है ए 319 से 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ए पुष्यमित्र शुंग ने, बी प्रवरसेन प्रथम ने, सी समुद्रगुप्त ने, या डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है बी प्रवरसेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी अशोक महान, या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त को। इतिहास विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी पुष्यमित्र को, सी कनिष्क को, या फिर डी समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम से देवगुप्त था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी समुद्रगुप्त है। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका राइट आंसर है बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ए महापद्म नंद से, बी चंद्रगुप्त मौर्य से, सी अशोक से, डी समुद्रगुप्त से। तो इसका राइट आंसर है सी और डी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त ने संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर डी समुद्रगुप्त के। तो इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए
सी गुप्त, बी सोमेश्वर देव, डी महेंद्र, सी महेंद्र, डी महिपाल या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी महेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। धनंजय का राज्य था कुस्तलपुर, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का पालक्का, विष्णुकोपा का कांची। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक के, चंद्रवंश के, हर्ष के या अनंगपाल के? दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश या फिर डी शुंग वंश? तो इसका राइट आंसर है सी गुप्त वंश। हुणों का पहला आक्रमण भारतीय सम्राट गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह क्या हुए? परास्त हुए। अगला क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में या फिर डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर है सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? पहला है चंद्रगुप्त तृतीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी भानुगुप्त? तो इसका राइट आंसर है सी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त या फिर डी रामगुप्त? तो इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर है डी स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? ए भीतरी स्तंभ लेख, बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, डी मंदसौर अभिलेख या डी उदयगिरी अभिलेख? तो इसका राइट आंसर है ए भीतरी स्तंभ अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रौतपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ए हुण आक्रमण, बी प्रशासन का सामंती ढांचा, सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या फिर डी अरब आक्रमण? तो इसका राइट आंसर है डी अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्ग विजेता किसे जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर डी कुमारगुप्त को? तो इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया।
पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त या डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है सी प्रभावीवती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर का अभिलेख, प्रतीक का तक्षशिला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। अगला क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमणों से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या फिर डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका राइट आंसर है सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन में संचालित होता है? ए ताम्रलिप्ति, बी भटौज, सी कल्याण या डी काम्बे। तो इसका राइट आंसर है ए ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी भटौज, डी काम्बे। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? ए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। इसका राइट आंसर है सी। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक
केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका राइट आंसर है सी, सेकंड और थर्ड सही है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए. वस्त्र उत्पादन से, बी. बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी. हस्तशिल्प या डी. अफीम की खेती। तो इसका राइट आंसर है ए. वस्त्र उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए. प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी. एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी. दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर डी. चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारी दुर्भिसंधियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर है डी। डॉक्टर जेपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ए. सौमिल, बी. शूद्रक, सी. शौनक या डी. सुश्रुत। तो इसकी व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न की। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। यह काशी के रहने वाले थे और इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिल गुप्त कालीन नाटककार थे जिसे कालिदास के भाष्य और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए. सुश्रुत, बी. सौमिला, सी. शूद्रक या फिर डी. शौनक। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? धन्वंतरी, बी. भास्कराचार्य, सी. चरक या फिर डी. सुश्रुत। तो इसका राइट आंसर है बी. भास्कराचार्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे? ए. महावीराचार्य, बी. हेमचंद्राचार्य, सी. भास्कराचार्य या फिर डी. कालकाचार्य। तो इसका राइट आंसर है सी. भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। वह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। सेकंड, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। या फिर थर्ड है, 5वीं सदी ईस्वी में कोणों को ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। या फिर फोर्थ है, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित है? ए. उज्जैन में, बी. कौशाम्बी में,
सी ताम्रलिप्ति में या फिर डी पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर है डी पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त में भारत आया था। उसने गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों में एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलिक ज्योतिष से संबंधित था? ए वरवरुचि, बी शंकु, सी क्षणपणक या फिर डी अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए समुद्रगुप्त के, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कराचार्य, सी ब्रह्मगुप्त या फिर डी बराहमीर। इसका राइट आंसर है ए आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क या डी पण। तो इसका राइट आंसर है बी दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? ए कापरसण, बी दिनार, सी निस्क या डी स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर है बी दिनार। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? ए कापार्सन, बी दिनार, सी रूपक या डी निस्क। तो इसका राइट आंसर है सी रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने या फिर डी श्रीगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी सौरसेनी। तो इसका राइट आंसर है बी प्राकृत। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए एरण से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से या फिर डी सांची से। तो इसका राइट आंसर है ए एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोप राजा नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।